नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 6 को, और टेस्ट सीरीज नंबर 6 के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 101 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 101 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि जीवन कौशल क्या है, यानी कि आपसे पूछा गया सीधा सीधा प्रश्न आपके लाइफ स्किल का है कि जीवन कौशल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यह सामाजिकता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल निकालने में सहायक होता है। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि आपके हिसाब से जीवन कौशल क्या है। स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। आपको पता है कि गुरुजी स्पेशल क्लासेस के चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सीडीपी का अलग प्लेलिस्ट दिया गया है। इसके बाद आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड अलग प्लेलिस्ट है, और इसके बाद आपके लाइफ स्किल से रिलेटेड भी अलग प्लेलिस्ट है। और जैसे कि आपके सुपर टेट में इन सभी सेक्शंस के अंतर्गत जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनके भी आपको अदर से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, यदि आपने लाइफ स्किल को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप इजीली इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन कौशल क्या है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखकर लग रहा होगा कि यह सामाजिकता को बढ़ावा देता है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन में है। ऑप्शन बी कहता है बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन में है। और सी ऑप्शन कहता है यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनके हल निकालने में सहायक होता है, ये भी आपके पॉजिटिव ऑप्शन में है। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर बच्चे हो सकते हैं कि उपरोक्त सभी के साथ जाए, लेकिन अगर आपने लाइफ स्किल को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से समझाया है कि लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल का मतलब ही होता है लाइफ से रिलेटेड आपके अंदर कौशल होने चाहिए, यानी कि आपके डेली दिन प्रतिदिन की समस्या में बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने रोज आपको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल निकालने में सहायक होता है, इसीलिए आप जीवन कौशल को पढ़ते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। और यदि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीवन कौशल का मतलब आप बच्चों की बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए आप जीवन कौशल नहीं सिखाते हैं। जीवन कौशल आपकी लाइफ की समस्याओं से आगे बढ़ने के लिए यदि आप कोई चीज़ अपने अंदर डेवलप करते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं, तो उसको हम जीवन कौशल कहते हैं। बौद्धिक विकास के लिए आप एजुकेशंस लेते हैं, लेकिन जीवन कौशल के साथ इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि अगर आप जीवन की समस्याओं का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो IQ लेवल है वो कहीं ना कहीं शार्प है, लेकिन ये जीवन कौशल पढ़कर आपको बौद्धिक विकास में बढ़ावा नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, और ऑप्शन ए आपका कहता है यह सामाजिकता को बढ़ावा देता है। तो जीवन कौशल से आप अपनी जीवन की समस्याओं का सामना किस तरीके से करेंगे और उनका हल किस तरीके से निकालेंगे, इसमें बढ़ावा मिलता है। सामाजिकता से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 नंबर के क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो व्यावसायिक नैतिकता है वो कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 3 प्रकार, ऑप्शन बी कहता है 2 प्रकार, ऑप्शन सी कहता है 4 प्रकार, और ऑप्शन डी कहता है 5 प्रकार। तो आपको बताना है कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि कंटेंट में मैंने आपको बता रखा है कि जो व्यावसायिक नैतिकता ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्रमाणिक नैतिकता और दूसरा है वर्णनात्मक। तो इसके हिसाब से आपके जो व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 103 में कि किसी कंपनी का कामकाज और उससे संबंधित पेशेगत विशेषज्ञता किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है। यानी कि किसी कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी है, उसके जो कामकाज होते हैं, वर्क होते हैं और उससे संबंधित जो पेशेगत विशेषज्ञता होती है, यानी कि उसका जो पेशा होता है, किसी भी कामकाज से रिलेटेड जो उसका व्यवसाय होता है, तो ये किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में कामकाज और उससे रिलेटेड पेशेगत विशेषज्ञता की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है। ऑप्शन ए कहता है प्रमाणिक, ऑप्शन बी कहता है अप्रमाणिक, ऑप्शन सी कहता है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी कहता है अधिगम। तो आपको बताना है कि अगर आप कंपनी में किसी कामकाज से रिलेटेड या उसके जो पेशेगत उसमें क्वालिटीज़ है, विशेषज्ञता है, वो किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा और अधिगम का तो कोई मतलब होता नहीं है, और बात है प्रमाणिक और अप्रमाणिक, तो आप पढ़ चुके हैं कि जो व्यावसायिक नैतिकता है वो दो प्रकार की है, एक है आपकी प्रमाणिक और दूसरा है वर्णनात्मक। तो उस हिसाब से अप्रमाणिक भी कोई व्यावसायिक नैतिकता का टाइप नहीं होता है, इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन आपका है प्रमाणिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा आपका प्रमाणिक। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि खेल में खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर भीड़ तालियां बजाती है जो उसे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। यानी कि खेल में, यानी स्पोर्ट्स में जब खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसके लिए भीड़ जो है, वो क्राउड जो है वो तालियां बजाती है, तो इससे उस पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, मतलब ये कौन से टाइप की अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए कहता है आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन बी कहता है बाह्य अधिगम है, ऑप्शन सी कहता है बाहरी अभिप्रेरणा है और ऑप्शन डी कहता है आंतरिक अधिगम। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो अधिगम, बाह्य अधिगम और आंतरिक अधिगम का तो कोई मतलब होता नहीं है और ये अधिगम के कोई टाइप भी नहीं होते हैं। तो पूछा गया है कौन से टाइप की अभिप्रेरणा है, आंतरिक है कि बाहरी है। तो मान लीजिए कि कोई प्लेयर जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो भीड़ यानी क्राउड जब तालियां बजाती है तो वो मोटिवेट होते हैं और उस कार्य को और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अभिप्रेरणा का टाइप है वो है आपकी बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कि इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशंस कहते हैं, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन में उसको बाहर से मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बाहर से भीड़ तालियां बजा रही है, इसका मतलब यह है कि ये बाहरी अभिप्रेरणा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 105 आपसे कहता है कि प्रोफेसर विक्टर ब्रूम ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए ये प्रोफेसर विक्टर ब्रूम की बात की गई है कि उन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए कहता है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है अभिप्रेरणा सिद्धांत और ऑप्शन डी कहता है अधिगम सिद्धांत। तो आपको बताना है कि प्रोफेसर विक्टर ब्रूम ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि उनके सिद्धांत का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका प्रत्याशा सिद्धांत, क्योंकि प्रोफेसर विक्टर ब्रूम के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उस सिद्धांत का नाम है प्रत्याशा सिद्धांत, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 106 आपसे कहता है कि मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो मानव का सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास है, यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी का जो सिद्धांत है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन यानी कि इसके जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है पियाजे, ऑप्शन बी कहता है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कहता है पावलोव और ऑप्शन डी कहता है सिमेनोविच वाइगोत्स्की। तो आपको बताना है कि जो मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी सिमेनोविच वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि उन्होंने सामाजिक विकास में संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए उनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 107 आपसे कहता है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि किससे अधिक सीखता है। यानी कि एक शिक्षक, मान लीजिए कि एक टीचर हैं आप, तो आप जो अपनी शिक्षण विधि है यानी कि टीचिंग के जो मेथड्स है वो सबसे ज़्यादा आप किससे सीखते हैं। तो ये आपसे पूछा गया, यानी कि आप अधिक मात्रा में किससे सीखते हैं अपनी शिक्षण विधियों को। ऑप्शन ए कहता है प्रशिक्षक से, ऑप्शन बी कहता है छात्रों से, ऑप्शन
सी कहता है प्रशिक्षक एवं छात्रों से और ऑप्शन डी कहता है शिक्षक से। तो आपको बताना है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी जो शिक्षण विधि है, जो आपके पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, वो आप सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं। तो अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किए होंगे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मान लीजिए कि आप बीएड या फिर डीएलएड करते हैं, तो प्रशिक्षण लेते हैं, आप अपने टीचर से पढ़ते हैं, तो वहां से आपको प्रशिक्षक से तो सीखने को मिलता है। आप बहुत सारे टीचिंग मेथड्स की जानकारी लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो शिक्षण विधि है, वो बहुत सारे शिक्षण विधियों के जो टाइप है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षक से आप अपनी शिक्षण विधि अधिक सीखते हैं या छात्रों से, या प्रशिक्षक और छात्रों दोनों से, या फिर शिक्षक से, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शिक्षण विधि मैंने आपको बताए हैं उसके बारे में मैंने आपको परिचय दिया है, आपको सिखाया नहीं है। सीखते आप तब हैं जब आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं और आपकी कक्षा में 30 बच्चे होते हैं और 30 के 30 बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। आप जब उनको सिखाना चाहते हैं तो आप डेप्थ में जाते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानते हैं और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, मतलब उन्हें धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप छात्रों से सीखते हैं, क्योंकि आपको आपका कोई भी मेथड, जो भी आपने आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, जो भी विधि आपने पढ़े हैं, वो सभी विधि वहाँ पर फेल हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये जानना होगा कि बच्चे का क्या लेवल है, क्या इसका स्तर है, इसका आईक्यू लेवल कितना है, इसको किस चीज़ से हम इंटरेस्टेड बना सकते हैं, इसको कैसे हम समझा सकते हैं, इसको कौन कौन सी चीज़ें पता है, उस लेवल में आपको उतरना होगा और फिर उसके साथ धीरे धीरे डील करना होगा, तभी जाके वो सीख पाएगा। हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है और अगर आप सभी बच्चों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपका मोटो अगर डेवलपमेंट करना है, तो आपको हर बच्चे को बारीकी से जानना होगा, उसके स्टैंडर्ड को पहचानना होगा और फिर उस बच्चे के साथ आपको डील करना होगा, तभी आप उस बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा चैलेंज है और इसीलिए गवर्नमेंट आपको इतनी सैलरी पे करती है। आप समझते होंगे कि टीचिंग जॉब बहुत बेस्ट है, आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना होता, लेकिन जब आप टीचिंग जॉब में जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें जो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उसके अलावा भी आपको बच्चों को सिखाना होता है। और अगर आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप डेफिनेटली उन बच्चों का डेवलपमेंट ज़रूर चाहते होंगे और उसके लिए आपको उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना भी होगा, उनके साथ उनके लेवल को जानना होगा और फिर धीरे धीरे उनको प्रोग्रेस करना होगा। तो इसीलिए हम एज अ टीचर अपनी जो शिक्षण मेथड है वो सबसे ज़्यादा छात्रों से सीखते हैं। जिस प्रकार के छात्र होंगे, जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप मैच्योर बनेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी क्यों है, इस बात को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108 आपसे कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको ये अधिकार देता है कि आप शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन करने का भी आपको अधिकार है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 27। अगर आपने लाइफ स्किल के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि संवैधानिक और मानवीय मूल्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 30 आपको यह अधिकार देता है कि आप शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हो और उसमें प्रशासन करने का भी अधिकार है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109 आपसे कहता है कि पियाजे ने संरचनात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। यानी कि जो पियाजे साहब है, जो जीन पियाजे को, जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यूपी टेट और सी टेट में, तो उन्होंने संरचनात्मक विकास को, यानी कि जो उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसको कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, यानी कि कितने भागों में उसे बांटा है। ऑप्शन ए कहता है 3 अवस्थाओं में, ऑप्शन बी कहता है 5 अवस्थाओं में, ऑप्शन सी कहता है 2 अवस्थाओं में और ऑप्शन डी कहता है 4 अवस्थाओं में। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इजीली पहुंच पाए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको 4 भागों में, यानी कि उसे 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 110 आपसे कहता है कि सामूहिक दंड छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, आप यदि बच्चों को सामूहिक दंड देते हैं, यानी कि ग्रुप में आप यदि उनको पनिशमेंट देते हैं, तो वो छात्रों को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कहता है विद्रोह की भावना,
ऑप्शन बी कहता है एकता की भावना, ऑप्शन सी कहता है अनुशासन की भावना और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 110 में सामूहिक दंड जो होता है वो छात्रों को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको यदि पुरस्कार देना है तो हमेशा सामूहिक पुरस्कार ज़्यादातर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे एक दूसरे से प्रेरित होते हैं और उनका जो पुरस्कार है वो समूह में उनको मिलता है। और यदि आपको कभी भी दंड देना है तो वो व्यक्तिगत दंड देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सामूहिक दंड देंगे तो वो एक दूसरे में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बच्चा ये सोचेगा कि इसकी वजह से मैं पिटा हूँ तो मैं इसको पीटूंगा, तो इस तरीके से बच्चों में विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको दंड देना है तो आप सामूहिक दंड का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कंटेंट में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे और उसको रिवाइज किए होंगे, तो इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद्रोह की भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 111वें नंबर पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन संविधान में कहाँ से होते हैं। यानी देखिए शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए जो आपके लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य है, इसके जो प्रारंभिक दर्शन है वो संविधान में आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं। मतलब एजुकेशन को लेकर जो आपके संवैधानिक मूल्य है, आपके संविधान में जो मूल्य विकसित किए गए हैं, इसके प्रारंभिक दर्शन आपको संविधान में कहाँ से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए कहता है संविधान की प्रस्तावना से, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी कहता है नीति निर्देशक तत्वों से और ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्य से। तो आपको बताना है कि शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन आपको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 आपसे कहता है कि प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है। देखिए जो प्रतिभावान बालक होते हैं यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक होते हैं यानी गिफ्टेड या फिर हम जिनको जीनियस बोलते हैं, वो जन्म के समय यानी कि जब उनका जन्म होता है तो उस समय वो सामान्य बालकों से वो कितने इंच अधिक लंबे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 2 इंच, ऑप्शन बी कहता है 2.7 इंच, ऑप्शन सी कहता है 1 इंच और ऑप्शन डी कहता है 1.7 इंच। तो आपको बताना है कि जो जीनियस बच्चा होता है वो नॉर्मल बच्चा यानी एवरेज बच्चे से जन्म के समय में भी अधिक लंबा होता है। तो अगर आप उसे इंच में देखेंगे तो वो होता है 1.7 इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होता है कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो सामान्य बच्चों से 1.7 इंच अधिक लंबा होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 113 आपसे कहता है कि बालकों को शिक्षा के अवसर की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए। देखिए जो बालक होते हैं उनको शिक्षा के लिए जो अवसर है वो उसकी मात्रा कितनी मिलनी चाहिए, यानी कि शिक्षा के लिए जो अवसर बच्चों को है वो कितनी मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है समान अवसर, ऑप्शन बी कहता है प्रतिस्पर्धात्मक अवसर, ऑप्शन सी कहता है प्राथमिक अवसर और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर है वो कितने मिलने चाहिए। क्या प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मिलने चाहिए या समान अवसर मिलने चाहिए या प्राथमिक अवसर मिलने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप समावेशी शिक्षा को पढ़ चुके होंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को बराबर समझा जाए, सभी को एक ही टीचर्स के पास एक ही छत के नीचे एक ही एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशन दिया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली प्रतिस्पर्धात्मक अवसर आप बच्चों को दे नहीं सकते, प्राथमिक अवसर आप देंगे तो बच्चों में जो है द्वंद्व की भावना विकसित होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है समान अवसर, यानी कि बालकों को एजुकेशन से रिलेटेड जो मात्राएं यानी अवसर मिलने चाहिए वो सबको बराबर देखना यानी समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 114 आपसे कहता है कि बालकों को खेलकूद तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को कराने से
मूल्य का विकास होगा। देखिए जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको खेल-कूद, यदि आप बच्चों को खेल-कूद कराते हैं या अन्य सामूहिक गतिविधियाँ कराते हैं, तो इससे इनके अंदर कौन से मूल्य का विकास होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वैचारिक मूल्य, ऑप्शन बी कहता है राशमान मूल्य, ऑप्शन सी कहता है बंधुत्व का मूल्य और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो हिरासमान का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि अगर आप बच्चों को खेलकूद और अन्य सामूहिक गतिविधियों में शामिल करेंगे तो उनमें कमी का मूल्य विकसित होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता जब बी नहीं होगा तो। और वैचारिक मूल्य और बंधुत्व के मूल्य में आपको पता है कि जब आप बच्चों को एक साथ खेलकूद के अवसर देंगे या अन्य सामूहिक गतिविधियों में आप सभी बच्चों को एक साथ शामिल करेंगे तो उनमें बंधुत्व के मूल्य का विकास होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115 आपसे कहता है कि किशोरा अवस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था का, यानी कि जो एडोलसेंट पीरियड है स्टूडेंट्स आपका किशोरा अवस्था, उसे कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने उथल पुथल की अवस्था का नाम दिया है। ऑप्शन ए कहता है स्किनर, ऑप्शन बी कहता है मैकडूगल, ऑप्शन सी कहता है स्टेनले हॉल और ऑप्शन डी कहता है डेविड स्मिथ। तो आपको बताना है कि किशोरावस्था को कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसे उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहने वाले मनोवैज्ञानिक है आपके स्टेनले हॉल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 116 आपसे कहता है कि बच्चों में अच्छे कार्य करने का विकास किस सकारात्मक विधि से होगा, यानी कि अगर आप बच्चों में अच्छे कार्य को करने का विकास करना चाहते हैं तो वो किस सकारात्मक विधि से होगा, यानी कि वो कौन सा पॉजिटिव मेथड आपको यूज़ करना होगा जिससे बच्चों में अच्छे कार्य करने का विकास हो सके। तो ऑप्शन ए कहता है भावात्मक विधि, ऑप्शन बी कहता है पुरस्कार विधि, ऑप्शन सी कहता है लोचनात्मक विधि और ऑप्शन डी कहता है तुलनात्मक विधि। तो आपको बताना है कि वो पॉजिटिव विधि कौन सा है जिस विधि का यूज़ यदि आप करेंगे तो बच्चे अच्छे कार्य करने के लिए विकसित हो पाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स पुरस्कार विधि, क्योंकि पुरस्कार देने से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो दोबारा से इस तरीके के कार्य को करना यानी अच्छे कार्य को करने का विकास अपने अंदर विकसित करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 117 में कि महाकवि टैगोर का शिक्षा के संबंध में क्या विचार था, यानी कि जो महाकवि टैगोर है जिनको आप जानते हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको महाकवि टैगोर कहा गया है, उनका शिक्षा के संबंध में क्या विचार है, यानी कि उन्होंने एजुकेशन के संबंध में क्या विचार दिए हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक शिक्षा को प्रदान करता है, ऑप्शन बी कहता है शिक्षक एक मूल्य है जो शिक्षा के प्रति ऋणी होता है, ऑप्शन सी कहता है शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है और ऑप्शन डी कहता है शिक्षा एक दीपक है जिसे शिक्षक रोशन करता है। तो आपको बताना है कि महाकवि टैगोर साहब ने शिक्षा के संबंध में अपने कौन से विचार को प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लाइफ स्किल वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं या फिर उसको रिवाइज करके आए हैं तो आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने लाइफ स्किल में सबसे पहले यही बताया था कि एजुकेशन का क्या महत्व है, एपीजे अब्दुल कलाम ने एजुकेशन को किस तरीके से परिभाषित किया है, महाकवि टैगोर ने किस तरीके से परिभाषित किया है। अगर आपने वो क्लासेस बहुत अच्छे से देखे होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि महाकवि टैगोर ने शिक्षा के संबंध में जो अपना विचार दिया है उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक जो होता है वो दीपक की तरह होता है, यानी वो स्वयं जलता है और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आपके दीपक जलते हैं और आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, इसी तरीके से शिक्षक का भी एक रोल होता है कि वो स्वयं तो दीपक की तरह जलते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा और बच्चे को समझाने के लिए, बच्चों को विकसित करने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है और इस तरीके के कार्य को करता है। तो इसलिए उन्होंने एक शिक्षक को दीपक के साथ तुलना की थी और उन्होंने अपना विचार दिया था कि शिक्षक एक दीपक की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। वहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक जो शिक्षक होता है वो सीढ़ी के समान होता है। एक बालक आता है स्टार्टिंग में जिसके पास कुछ नहीं होता और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है और विकसित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है और वो ऊंचाइयों तक पहुँचता है, लेकिन शिक्षक वहीं का वहीं
वहीं खड़ा रहता है सदैव। इस तरीके से महाकवि टैगोर ने शिक्षक को दीपक के साथ जोड़ा है और इसी तरीके से आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षक को सीढ़ी के समान माना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे, आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे, तो आप इजीली इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118 आपसे कहता है कि प्रेरणा के मुख्य पक्ष कौन कौन से, यानी कि देखिए मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है, इसके मुख्य पक्ष, मेन एरिया कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कहता है संवेगात्मक, ऑप्शन सी कहता है क्रियात्मक और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 118 में आपसे पूछा गया है कि प्रेरणा के मुख्य पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो आप इजीली इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं कि जो मोटिवेशन है स्टूडेंट, जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं या कहीं से आप ज्ञान लेते हैं तो स्वयं से आप मोटिवेटेड होते हैं और आप और ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो ये तो इसके मुख्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से संवेगात्मक पक्ष का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब आप इमोशंस, यानी किसी को देखते हैं और वो खुश होता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो आप उसको देखकर खुद से मोटिवेटेड हो जाते हैं और आप भी उस कार्य को, उस गतिविधि को करना चाहते हैं या दोहराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संवेगात्मक पक्ष जो है ये भी आपके मोटिवेशन का कारण होता है। और क्रियात्मक पक्ष का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप क्रिया करते हैं और आप अच्छा करते हैं, आप अपने हिसाब से जो चीज़ आप करना चाहते हैं और वो चीज़ आपसे होता है, उसी अनुरूप होता है, तो आप उस क्रिया को और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो इसलिए क्रियात्मक पक्ष भी आपकी प्रेरणा के मुख्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रेरणा के मुख्य पक्ष के अंतर्गत तीनों ही पक्ष आते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। और जैसे कि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा तो उसके अनुसार भी उन्होंने इसको डिवाइड किया है ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के रूप में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 आपसे कहता है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका था। तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए कहता है बाल शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी कहता है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी कहता है बाल मनोविज्ञान और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि जो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स बाल शिक्षा शास्त्र तो इसको नहीं कहते थे, ना ही शिक्षा शास्त्र कहते थे, इसको कहा जाता था बाल मनोविज्ञान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और आप बाल मनोविज्ञान, आप सीडीपी पढ़ते हैं मोस्टली, जब आप यूपीटेट या सीटेट का पेपर क्रैक करते हैं तो उसके लिए आप सीडीपी पढ़ते हैं और सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, यानी कि बाल विकास होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और उनसे रिलेटेड साइकोलॉजी है। तो इसलिए इसको जो है बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा गया है कि किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि कोई भी वो व्यवसाय हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन हो, व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ऑप्शन ए कहता है लंबी अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन बी कहता है संवेगात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन सी कहता है क्रियात्मक प्रक्रिया और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आप किसी भी व्यवसाय में हैं, आपको एक व्यक्ति के रूप में किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप सुपर टेट के एग्जाम्स को क्रैक करके एक टीचर बनते हैं और आपकी सैलरी लगभग 50,000 है। तो इस टीचर को बनने के लिए आपको कितने समय लगे होंगे, आप कितने समय में टीचर बने होंगे। क्या आप 1 साल में टीचर बने होंगे या 2 साल में आपने बीएड किया और टीचर बन गए, या फिर आप 3 साल में टीचर बने होंगे या कितने सालों में। तो इसका आंसर होगा कि आप लगभग जो भी आपकी उम्र है वो उम्र आपको लग चुके हैं इस टीचर को बनने के लिए, क्योंकि टीचर बनने के लिए आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ाई की होगी और आपने 11th-12th किया होगा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद आपने बीएड या फिर डीएलएड के डिप्लोमास लिए होंगे और उसके बाद आपने यूपीटेट की तैयारी की होगी या सीटेट की तैयारी की होगी और उसके बाद उससे भी बड़ा एग्ज़ाम सुपर टेट जिसमें आप 14 सब्जेक्ट्स को पढ़कर आए होंगे, बहुत सारे प्रोसेस किए होंगे, तब जाकर आज आप शिक्षक नियुक्त हुए होंगे। तो ये एक लंबी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ना ही ये संवेगात्मक प्रक्रिया होगा, ना ही क्रियात्मक प्रक्रिया होगा
और इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कंटेंट को रिवाइज किया होगा। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से लगे हैं। क्या आपको यहाँ पर लाइफ स्किल, टीचिंग स्किल्स और सीडीपी से रिलेटेड सभी प्रश्न मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, और क्वेश्चनों का स्तर कैसा रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही आपका ये टॉपिक यानी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके सुपर टेट में साइकोलॉजी में दिए गए हैं, जैसे ही आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, तो उसके तुरंत बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। और उस टेस्ट सीरीज में सीडीपी प्लस टीचिंग स्किल प्लस लाइफ स्किल सभी से मिले जुले प्रश्न होंगे, सभी टाइप के प्रश्न आपके मिले हुए होंगे, और वो मिक्सअप प्रश्नों का टेस्ट सीरीज होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर आप इसमें लाइफ स्किल और टीचिंग स्किल्स के प्रश्नों को भी इंक्लूड कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको तीनों ही टाइप के प्रश्न मिलेंगे और वो सभी मिक्सअप होंगे। अब मुझे भी ये नहीं पता कि आपके कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर डाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं सभी टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न होंगे, और ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और आपको अपना टेस्ट लगाना है। आपको जो भी प्रश्न इन सभी टॉपिक्स के माध्यम से पूछे जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर में, चाहे आपके DSSS हो, चाहे आपका NVS हो, KVS हो, जो भी PRT एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं, ये उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर अपने रिवीजन को करते रहिए, और जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं या फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके कहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, उसे रिसर्च कीजिए कि ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से लिया गया है। उस टॉपिक को रिसर्च कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कीजिए। जितने प्रश्न यहाँ पर आपसे गलत होंगे आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न गलत होते हैं तो सुपर टेट में आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको धैर्य रखना है, और धैर्य बनाकर रखकर आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है, और उसके बाद टेस्ट इसी तरीके से लगाते जाने हैं। जितने प्रश्न आपके अभी गलत होंगे वो प्रश्न आपके आने वाले टाइम में कभी भी गलत नहीं होंगे। कि आप जो क्वेश्चंस गलत हो जाता है, जो गलती आप अपने जीवन में करते हैं, जिस क्वेश्चंस को आप गलत करते हो उसको दोबारा आप कभी गलत नहीं करते। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन तक पहुँचे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं तो उससे आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है और नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छे से प्रदर्शन करना है। और जो भी आपके स्कोर बनते हैं उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके का रहा है वो भी मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।